बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक यूनिट हम पढ़ेंगे 8। इसमें एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में जो टाइप है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में जो हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एनोवा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, किस काबिल हो जाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स? एक्सप्लेन व्हाट एनोवा इज, राइट डाउन द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग एनोवा। एनोवा होता क्या है, लॉजिक क्या है एनोवा को यूज करने की, एक्सप्लेन व्हाट एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। एनोवा के अंदर आपके पास एक वैल्यू होती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम समझेंगे कि ये क्या होती है। एक्सप्लेन लॉजिक बिहाइंड वन वे एनोवा, आपके पास एनोवा की एक टाइप है फर्दर वन वे एनोवा, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी क्या लॉजिक है। एक्सप्लेन द अजम्पशंस अंडरलाइंग वन वे एनोवा, अजम्पशन एक्सप्लेन करेंगे अंडरलाइंग वन वे एनोवा की। एक्सप्लेन मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स, और मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स को स्टडी करेंगे। एनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एब्रीवेशन किसका है? एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। इज, लेकिन मशहूर ज़माना इसे एनोवा ही पढ़ा जाता है। इज आ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज टू टेस्ट द डिग्री टू विच टू आर मोर ग्रुप्स वेरी आर डिफर इन एन एक्सपेरिमेंट। कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने टू या मोर देन टू ग्रुप्स जिनमें वेरी हो रहा है रिजल्ट, उनकी डिग्री को टेस्ट करने के लिए हम एनोवा को यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या है एनोवा। Analysis of variance is a statistical technique that is used to check if the means of two or more groups are significantly different from each other. ANOVA checks the impact of one or more factor by comparing the means of different samples. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे मीन आपके पास है टू और मोर ग्रुप का डिफरेंट आ रहा हो फ्रॉम ईच अदर, तो वहाँ पे हम एनोवा की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं या एनोवा का टेस्ट को यूज करते हैं। एनोवा क्या चेक करता है? इम्पैक्ट चेक करता है वन और मोर फैक्टर का बाय कंपेयरिंग द मीन ऑफ डिफरेंट सैंपल है। मीन ऑफ डिफरेंट सैंपल की कंपेयरिंग में वन या मोर देन वन फैक्टर्स का इम्पैक्ट चेक करने के लिए एनोवा को इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इन एनोवा के बारे में हम थोड़ा सा मजीद जानते हैं कि एनोवा के बारे में, ताकि हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जानने का मतलब यह है कि हम मुख्तलिफ हवाले से अब एनोवा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं इस स्लाइड में द टी टेस्ट हैव वन वेरी सीरियस लिमिटेशन, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ओनली टू ग्रुप। ये जो एनोवा हम जब इस्तेमाल करते हैं, इसके पैरेलल या इसके अल्टरनेट टी टेस्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। टी टेस्ट भी बेसिकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है और मीन के जरिए इस्तेमाल होता है कि डिफरेंट इन मीन जब आता है दो ग्रुप के दरमियान। एनोवा भी जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे समझाया गया है कि एनोवा को क्यों यूज करते हैं जब टी टेस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो कहता है कि टी टेस्ट की वेरी सीरियस लिमिटेशंस हैं कि ये महदूद है सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप के दरमियान उसका डिफरेंस की सिग्निफिकेंस मालूम करने के लिए, जबकि एनोवा के जरिए आप मोर देन टू आपके पास की सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो होगी उसकी वैल्यू को भी आप मेजर कर सकते हैं। दे आर मैनी टाइम्स व्हेन वी लाइक टू सी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग 3, 4, 5, 6, 7 अप टू मोर, जितने भी ग्रुप्स हों, यानी मोर देन टू ग्रुप्स की भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस मालूम करने के लिए जो है आप एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे भी टी टेस्ट नहीं लगता।
इस स्लाइड में भी वही दो बातें की हुई हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी हैं, जस्ट यहाँ बॉक्स की सूरत में बता दिया है कि एक बॉक्स में बताया हुआ है कि टी टेस्ट की वेरी सीरियस लिमिटेशंस हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ओनली 2 ग्रुप, जबकि एनोवा में आपके पास क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग 3 4 आर मोर देन 4 यानी 7 मोर देन आपके पास ग्रुप तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू है स्लाइड हमारी इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के हवाले से। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि वी कैन नॉट यूज टी टेस्ट बिकॉज मोर देन 2 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर वहाँ पे आप टी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। To deal with such type of cases, one of the most useful technique in statistics is analysis of variance, abbreviated as ANOVA। जहाँ 2 से ज़्यादा ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे फिर हम टी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि एनोवा एब्रीवेशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की स्लाइड कंटिन्यू है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा इज अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर दैट इज used to evaluate mean difference between 2 or more treatments, यानी ट्रीटमेंट्स कह लें या पॉपुलेशन कह लें जिसके ऊपर ये टेस्ट लगाया जा रहा है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए जब हम मीन डिफरेंस निकालते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास वैल्यू का, तो उस वक्त आपके किसके ऊपर ट्रीटमेंट या पॉपुलेशन के ऊपर, तो तब हम एनोवा इस्तेमाल करते हैं। लाइक ऑल अदर इन्फ्रेंशियल प्रोसीजर्स, ANOVA used sample data to as a basis for drawing general conclusion about population। जितनी भी आपने पीछे स्लाइड्स पढ़ी हैं जिसमें हम आपके पास हैं जित या दूसरे टेस्ट हैं इन्फ्रेंशियल प्रोसीजर के हवाले से, एनोवा भी इस्तेमाल करते हैं सैंपल डाटा के ऊपर। ये आपने पढ़ा हुआ ना कि पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का सैंपल लिया जाता है, सैंपल से डाटा लिया जाता है, फिर उसके ऊपर टेस्ट लगाया जाता है। तो वो जो सैंपल से डाटा लिया था उससे जब हमने एनोवा टेस्ट लगाया, किस लिए लगाते हैं कि हम क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के आपके पास जो है वो टेस्ट है ना, इसलिए कि हम ड्राइंग जनरल कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन के जिस पॉपुलेशन का आप के ऊपर आपने ये टेस्ट लगाया है उसके बारे में कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहे हैं, वो टेस्ट के जरिए जो रिजल्ट आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी बेस के ऊपर आप इसको कंक्लूड कर सकेंगे कि जो आपने टेस्ट लगाया उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। समटाइम it may appears that ANOVA and t-test are two different way of doing exactly the same thing। समटाइम ये भी है, जाहिर होता है कि हम अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 वैल्यूज हैं तो उस पर टी टेस्ट भी लग सकता है, एनोवा ने तो लगना ही लगना है ना, 2 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, 10 पे लगाएं, 5 पे लगाएं। तो जब हम ये दोनों को लगा रहे होते हैं तो इस पर्पज से भी समझा सकते हैं कि टी टेस्ट और एनोवा के साथ मीन की वैल्यू तो सेम आएगी क्योंकि दोनों ने मीन डिफरेंस निकालना या मीन निकालना है, लेकिन दोनों का टेस्ट लगाने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। दो मुख्तलिफ अंदाज से सेम थिंग निकालने के लिए वैल्यू भी मालूम की जा सकती है कि टी टेस्ट लगा के आप देखें क्या वैल्यू आ रही है, कैसे आ रही है, और एनोवा लगाएंगे तो उससे फिर आपके पास मीन की क्या वैल्यू आती है। टेस्टिंग फॉर मीन डिफरेंस, इस तरह से मीन डिफरेंस को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। लॉजिक ऑफ एनोवा, लॉजिक ऑफ एनोवा में आपके पास आप टी स्टैटिस्टिक्स, एनोवा में फिर टी की वैल्यू भी आती है और एफ की वैल्यू भी आती है। टी तो आप टी टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें बेसिकली जो टी स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें सैंपल मीन के दरमियान डिफरेंस को ऑब्टेन करते हैं। जो डिफरेंस ऑब्टेन होता है सैंपल मीन के दरमियान उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई जो डिफरेंस आ रहा है बाई चांस, एक्सपेक्टेड बाय चांस आ जाता है, उस पे उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाती है। तो आप रेड लाइन में देखें ऑब्टेन्ड डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स को क्या लिखा हुआ है, रैंडम वेरिएशन, जो मुसलसल वेरिएशन आ रही है रैंडमली प्लस उसका इफेक्ट डिवाइडेड बाय रैंडम वेरिएशन। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस की जगह पे वेरिएंस का वर्ड आ जाएगा, बस यही फर्क है कि ऑब्टेन्ड वेरिएंस बिटवीन सैंपल मीन्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्सपेक्टेड बाय चांस।
कि जो आपके पास वेरिएंस आपकी वैल्यू आती जा रही है मुसलसल, डिफरेंस तो दो डिफरेंस आ गया, दो वेरिएंस जिसमें चेंजिंग आ रही हो मुसलसल है, तो डिफरेंस में और वेरिएंस में यही फर्क है। तो इस तरह से एफ से हम टी से हम किस में चले जाते हैं, एफ स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड वेरिएंस बिटवीन सैंपल मीन्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्सपेक्टेड बाय चांस। तो दोनों में फर्क क्या है, ऊपर ऊपर डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टी स्टैटिक्स में, एफ स्टैटिक्स में सारी वर्डिंग वही है, सिर्फ डिफरेंस की जगह पे वेरिएंस का वर्ड इस्तेमाल हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएंस। दो तरह की टाइप्स हैं। पहली आपके पास बिटवीन ग्रुप डिजाइन है। Variance simply means difference, and to calculate the variance is a process of measuring how big the difference are for a set of number। कि आपके पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें कितना बिग डिफरेंस आ रहा है, उसके प्रोसेस को, वेरिएंस प्रोसेस को मेजरिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आपके पास जो मीन डिफरेंस आपके पास या मीन डिफरेंस सिंपली की वैल्यू जो वेरी हो रही है, वो आपके पास किसके अंदर आता है, बिटवीन ग्रुप डिजाइन के अंदर। कि आपके पास बिटवीन ग्रुप डिजाइन का मतलब है दो ग्रुप हैं उनके दरमियान आप डिफरेंस लेते हैं। तो वेरिएंस सिंपली मीन डिफरेंस, यहां तक बात होगी कि आपके पास वेरिएंस क्या है, सिंपली मीन डिफरेंस। आगे फिर इसी बात को करता है एंड टू कैलकुलेट द वेरिएंस, कि वेरिएंस को कैलकुलेट करना किस प्रोसेस के जरिए, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मेजरिंग के प्रोसेस है कि कितना सेट ऑफ नंबर्स के दरमियान डिफरेंस है, कितना या बिग द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। द बिटवीन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कह लें या पॉपुलेशन कह लें, वेरिएंस इज मेजरिंग हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रीटमेंट। आपके पास बिटवीन द ट्रीटमेंट में क्या है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान या आपके पास या दोनों ट्रीटमेंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। इन एडिशन टू मेजरिंग डिफरेंस, इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन द ट्रीटमेंट, द ओवरऑल कंडीशन, द गोल ऑफ एनोवा इज टू एवेल्युएट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट। वो जो डिफरेंस आ रहा है ट्रीटमेंट के दरमियान, उसको सादा लफ्जों में अब यही है स्लाइड में कि जो डिफरेंस आ रहा है ट्रीटमेंट के दरमियान, उसको एवेल्युएट करने के लिए हम एनोवा को इस्तेमाल करते हैं। पहले आपके बिटवीन द ग्रुप डिजाइन था, विद इन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप का क्या मतलब, एक ही ग्रुप के दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। विद इन ईच ट्रीटमेंट कंडीशन वी हैव अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि आपके पास सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल टेस्ट हैं जो ट्रीटेड हो रहे हैं बिल्कुल सेम कंडीशंस में, एग्जैक्टली द सेम। जब सेम कंडीशन में एग्जिस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि द रिसर्चर डज नॉट डू एनीथिंग दैट वुड कॉज दीज विजुअल पार्टिसिपेशन टू हैव डिफरेंट स्कोर। तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि दोनों जो आपके पास जो विजुअल पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका कोई डिफरेंट स्कोर हो, है। तो आपके पास डज नॉट हैव एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसके जरिए वो कहे कि दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं उनका स्कोर डिफरेंट आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ वेरिएंस, अब हमने दो ही पढ़ी है ना, उन्हीं को अब हम इस तरह से डायग्राम की शक्ल में समझा दिया कि टोटल वेरिएबिलिटी, वेरिएंस कितना आ रहा है किसके जरिए। एक आपके पास बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस, दोनों आपने पढ़ लिए हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस। ये दोनों के नीचे पे लिखा हुआ मेजर्स डिफरेंस, मेजर्स डिफरेंस। तो ये आपके पास एनोवा था। फिर उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एनोवा का, उसमें हमने मुख्तलिफ अंदाज से एनोवा के बारे में बात की कि जिस तरह से, जिस एंगल से भी हम एनोवा को समझ सकते थे। फिर उसकी दो टाइप्स पढ़ी, बिटवीन द ग्रुप ट्रीटमेंट और विद इन द ग्रुप ट्रीटमेंट। और अब हम पढ़ते हैं अजम्पशन अंडरलाइंग वन वे एनोवा। ये अजम्पशंस, तीन अजम्पशंस हैं, अब हम पढ़ते हैं बारी बारी। Assumption of independence ability, according to this assumption the observation are random and independent sample from the population। ये दरमियान में हम आप पढ़ रहे हैं एनोवा के दरमियान में वन वे एनोवा आ गया है। हालांकि पीछे हमने सिंपल एनोवा पढ़ा है, लेकिन ये जो अजम्पशंस हम पढ़ रहे हैं ये वन वे एनोवा की पढ़ रहे हैं। और उसकी जो पहली अजम्पशन है वो आपके पास क्या है कि मुताबिक ऑब्जर्वेशन आर रैंडम, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रैंडम होगी, एंड इंडिपेंडेंट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, और सैंपल इंडिपेंडेंट लिया जाएगा कहां से, पॉपुलेशन से। अब हम इसको मजीद समझते हैं अजम्पशन इंडिपेंडेंट में। सबसे पहले वो बात करता है नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस का आपको पता है कि वो आपके पास हाइपोथेसिस होता है जो है आपके पास जिसका नो अफेक्ट हो। जब नो अफेक्ट हो रहा हो तो तब नल हाइपोथेसिस होता है, जब अफेक्ट होता है तो फिर नल हाइपोथेसिस नहीं होता।
तो ये हमने पेज पहले भी इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। द नल हाइपोथेसिस एक्चुअली स्टेटेड दैट सैंपल कम फ्रॉम पॉपुलेशन, कि नल हाइपोथेसिस कब लगाया जा रहा है कि जब हम सैंपल कहाँ से ले रहे हैं, पॉपुलेशन से ले रहे हैं, दैट हैव द सेम मीन, और उसका सेम मीन है, जितना भी सैंपल्स हैं सबका क्या वैल्यू आ रही है, सेम मीन की वैल्यू आ रही है। द सैंपल मस्ट बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, और जो सैंपल आप ले रहे हैं वो रैंडम ले रहे हैं और इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। इफ दे आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, अगर वो पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है तो वो रैंडमली लिया जाएगा और इंडिपेंडेंट होगा। द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन, और जब इस तरह से हम लेंगे तो किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है उस पूरे सैंपल में से किसी और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से रिलेट नहीं करेगी। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि वन इंडिविजुअल स्कोर शुड नॉट प्रोवाइड एनी क्लू टू एनी हाउ एनी ऑफ द अदर इंडिविजुअल, कि किसी भी एक इंडिविजुअल्स के स्कोर की वैल्यू मैच नहीं मिलेगी या उसको हम क्लू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी और इंडिविजुअल की वैल्यू के साथ। उसके बाद दूसरी अजम्पशन है अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मल से आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो वैल्यू, तो उस अजम्पशन को अजम्पशन नॉर्मेलिटी कहते हैं। दिस अजम्पशन इंप्लाइज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो पता है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर क्या हो रहा हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा हो इन ईच ग्रुप में, तो उस वक्त जो अजम्पशन होगी वो आपके पास नॉर्मेलिटी, अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी कहलाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल आर सिलेक्टेड आर नॉर्मल, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया किसे है, फ्रॉम विद द सैंपल, जिसमें से आपने सैंपल लिया, वो जो आपकी सिलेक्शन है सिलेक्टेड आर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें नॉर्मल कर्व बने, ये इसका आप पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कर्व कैसी होती है कि जो बैलेंस रखती हो आपके पास दोनों साइडों पे, या क्रॉस हम ले रहे हो, हमने ड्रा करके भी दिखाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तीसरी आपके पास अजम्पशन है अजम्पशन ऑफ होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजीनिटी भी यही आपके पास है, सेम, होमो सेम होता है, हेट्रो और होमो, जहां होमो लगता है उसका मतलब सेम, और उसका अल्टरनेट वर्ड यूज होता है हेट्रो, है, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस क्या लें या एनोवा क्या लें, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएंस का वर्ड यूज हो या एनोवा का वर्ड यूज हो, तो दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि एनोवा एब्रीवेशन है आपके पास वेरिएंस का। द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन आर इक्वल, अगर जो वेरिएंस आ रही है, चेंज आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, एक तो है ना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रही, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है लेकिन चेंज भी इक्वली हो रही है, इन द पॉपुलेशन इक्वल हो रही है, तो दिस अजम्पशन प्रोवाइड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन हैव द सेम शेप, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप बनेगी वो सेम बनेगी, मीन एंड वेरिएंस, उसमें आपके पास शेप भी सेम होगी, मीन भी सेम होगा, वेरिएंस भी सेम होगा। दिस इज द दे आर द सेम पॉपुलेशन, क्योंकि वो कहां से आ रहे हैं, सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं। दूसरे लफ्जों में द वेरिएंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर इक्वल अक्रॉस द ग्रुप, है, ग्रुप के अक्रॉस जो वेरिएंस आपके पास वेरिएंस आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के, वो इक्वल होगी। तो ये तीन आपके पास क्या थी, अजम्पशंस थी, वो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स। मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर से क्या मुराद है, इस हेडिंग को आप ऐसे समझ लें कि एनोवा के अंदर ना कुछ वैल्यूज इस्तेमाल होनी है, जैसे आर की वैल्यू इस्तेमाल होनी है, एफ इस्तेमाल होना है, टी इस्तेमाल होना है, तो इन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। साहब जरा हम सतही सा नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, हम उनके फार्मूलाज और उनकी कैलकुलेशंस में तो नहीं जा रहे, बल आपके पास जब आप वन वे एनोवा का टेस्ट लगा होगा तो जो टेबल बनेगा, तो जब टेबल में ये वैल्यूज आएंगी तो उसकी थोड़ी आपके सामने उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होनी चाहिए ना, ताकि आपको पता हो कि एनोवा के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी हैं। इन वन वे एनोवा R2 यानी आर स्क्वायर कह लें, मेजर्स द अफेक्ट साइज, ये जो वैल्यू है ये क्या करती है, अफेक्ट साइज को मेजर करती है, यानी पॉपुलेशन का साइज है उसमें से आपने सैंपल लिया तो उसका कितना साइज है उसको मेजर करती है। इट सफर्स वन पॉसिबल लिमिटेशन,
ये इसमें वन पॉसिबल लिमिटेशन होती है, वो है आप इट्स उसकी वजह से सफ़र करती है। इट डज नॉट इंडिकेट विच ग्रुप में बी, तो वो क्या है कि ये वो बता रहा है कि इट डज नॉट इंडिकेट विच ग्रुप में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्निफिकेंट इफेक्ट। वो जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है R2 की वैल्यू तो हम साइज इफेक्ट तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि कौन सा ग्रुप जो है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट का जिम्मेदार है। क्लियर? अब हम all that are significant R2 and F statistics say is that the mean for the group are unlikely to have been sampled from a single hat of mean। कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है R2 की या R स्क्वायर की एंड F स्टैटिस्टिक्स की, F स्टैटिस्टिक्स को हम आगे जाके पढ़ते हैं, कि मीन फॉर द ग्रुप्स में जो मीन आ रहा है वो अनलाइकली क्या होता है, हैव बीन सैंपल्ड फ्रॉम द, तो बेसिकली वो जो ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली सैंपल्ड होते हैं फ्रॉम अ सिंगल हेड मीन्स, कि उन सब का मीन सिंगल हेड की सूरत में आपके पास आ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सैंपल, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देयर इज नो सैंपल unequivocal statistical solution to the problem of comparing for different level of an ANOVA factor। और इस तरह से आप डिफरेंट लेवल ऑफ ANOVA फैक्टर के जरिए जो है आपके पास अनइक्विवोकल स्टैटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम को आप समझते हैं और कंपेयर करते हैं। प्रोसीजर ऑफ एनोवा ऑन SPSS। SPSS आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये जो आपके पास सोशल साइंसेज के अंदर जो आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया जाता है, ये जितने भी टेस्ट मालूम किए जाते हैं, पहले एक्सेल शीट होती थी, उसमें सिंपली जो है आप क्या करते थे कि वैल्यूज़ को पुट कर देते थे, वैल्यूज़ को पुट करके फिर आपको फार्मूलाज लिखने पड़ते थे हर किसी के। जैसे टी टेस्ट का लगाना है तो टी टेस्ट का फार्मूला लिखना पड़ता था, एनोवा लगाना है तो एनोवा का फार्मूला लिखना पड़ता था, आपको मीन निकालना तो मीन का फार्मूला, एवरेज निकालना तो एवरेज का, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का। ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जैसे SPSS, आजकल इसके वर्जन 25 तक भी आया हुआ है, तो जब इनको आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको फार्मूलाज नहीं लिखने पड़ते, जस्ट आप अपना जैसे एक्सेल शीट टाइप क्या बनाते हैं, बनता है आपकी शीट बनती है, वो शीट ऐसी के अंदर ही बनती है, और बनने के बाद फिर क्या होता है कि आपके पास आराम से जो है उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट आप खोलते हैं फाइल और वहाँ पे टेस्ट के नाम लिखे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली फार्मूलाज फीड होते हैं। फार्मूलाज फीड होते हैं तो आप क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, जस्ट क्लिक कर देते हैं तो आपके पास उनकी वैल्यूज आती जाती हैं, ठीक है ना। SPSS किसका एब्रीवेशन है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। SPSS किसका एब्रीवेशन है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि एनोवा का क्या प्रोसीजर होता है। सम टाइम वी वांट टू लुक एट मोर देन 2 ग्रुप ऑफ डाटा एंड कंपेयर दम। ये बात हम जैसे कुछ बातें हमने कहीं पहले कर ली हैं वही रिपीट होंगी, कि हम एनोवा का प्रोसीजर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं SPSS में कि जब हमने मोर देन 2 वैल्यू को कंपेयर करना होता है। वी वांट टू सी इफ मोर देन 2 ग्रुप ऑफ द डाटा आर डिफरेंट। हम चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि मोर देन 2 ग्रुप का डाटा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए भी हम एनोवा का टेस्ट यूज करते हैं। While we could use t-test to compare the mean for 2 different group of data, but we need a different kind of test when comparing 3 or more group। तो जो 2 के लिए तो t-test हमारे पास होता है ना कंपैरिजन के लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए हमें डिफरेंट टेस्ट चाहिए और वो एनोवा होता है। We can use a one-way ANOVA test to compare 3 or more group or condition in the experiment। A one-way ANOVA can help you find out if the means for each group या conditions are significantly different from one another or if they are relatively the same। तो एनोवा वन वे एनोवा हमें हेल्प करता है मालूम करने के लिए है हर ईच ग्रुप का मीन या कंडीशन, आपके ग्रुप की या कंडीशन के मीन के लिए कि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है दूसरे फ्रॉम वन एंड अदर, दूसरे मीन से, इफ दे आर रिलेटिवली द सेम, चाहे वो आपस में सेम ग्रुप ही क्यों ना हो।
सपोज यू, अच्छा अब कहते हैं एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अनोवा ऑन एसपीएसएस, कि सपोज करते हैं कि वी वांट टू स्टडी अफेक्ट ऑफ शुगर, कि शुगर का हम अफेक्ट चेक करते हैं मेमोरी के ऊपर। शुगर ये जो बीमारी है ना, खाने वाली शुगर को भी आप कह सकते हैं, पर जो हमारी बॉडी में जो शुगर होती है, तो आपके पास दो वेरिएबल आ गए, एक आपके पास शुगर आ गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इसका अफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, मेमोरी के ऊपर। तो मेमोरी किस पे डिपेंड कर रही है, शुगर की बीमारी पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आपके पास कितने वेरिएबल हो गए, दो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुगर और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या हो गया, मेमोरी। तो हमने अफेक्ट चेक करना है शुगर का मेमोरी के ऊपर। तो यू हैव 3 ग्रुप्स, उसके लिए आपके पास वो कहते हैं 3 ग्रुप बन गए विद इन पॉपुलेशन भी है, या 3 ग्रुप कह लें, या आप कह लें आल्सो कॉल्ड 3 कंडीशंस बन गई हैं। वो 3 कंडीशन कैसे बन गई कि जब आपने शुगर का एक्सपेरिमेंट किया, तो शुगर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने उसके 3 स्टेजेस बना ली या 3 दर्जे बनाए हैं, कि शुगर है या बहुत थोड़ी शुगर है। एक तो ना शुगर है देख के बंदा डर जाता है इतनी शुगर है, या बहुत थोड़ी, यानी शुगर है सही लेकिन थोड़ी बहुत है। एक है कि नो शुगर, शुगर है ही नहीं। तो ये 3 कंडीशंस बन गई। अब ये जब 3 कंडीशंस बन गई हैं तो साफ ज़ाहिर इसके ऊपर फिर अनोवा लगेगा। ईच पार्टिसिपेंट्स ओनली पार्टिसिपेट इन वन कंडीशन। अब जब किसी का भी आप टेस्ट करेंगे शुगर का, तो इन 3 में से किसी एक कंडीशन पे लाई करेगा। जब आपने अपने सैंपल से डाटा लिया, तो एक वो लोग होंगे जिन्हें शुगर होगी ही नहीं, एक वो लोग होंगे जिनको शुगर होगी लेकिन बराए नाम होगी, एक वो लोग होंगे जिनको शुगर जो एक लिमिट से ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसमें बीमारी की सूरत में होती है, वो वाली क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से आपके पास 3 पार्टिसिपेंट्स बन गए और अलग अलग। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको लिटिल शुगर हो उसको हम कहें कि शुगर नहीं भी होगी, ऐसा नहीं होगा। या जिसे शुगर है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ कभी कभी शुगर होती है, कभी कभी नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ गई ना। तो 3 पार्टिसिपेंट आपके पास बन गए। Each participant only participate in one condition of the experiment. Participant in the first condition are not related in any way to the participant in the second condition or third condition. Because the participant in each condition are not related in any way, we will use the one way between subject and ANOVA. ठीक है, कि बिकॉज द पार्टिसिपेंट इन ईच कंडीशन आर नॉट रिलेटेड, वही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई भी ईच कंडीशन में एक पार्टिसिपेंट रिलेट नहीं करता किसी भी दूसरे वे में। तो इस तरह इसलिए आप वन वे अनोवा यूज करते हैं बिटवीन द सब्जेक्ट्स के दरमियान। अब हम समझते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशंस को। एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है एनोवा के अंदर। ये क्या एक्सप्लेनेशन देती है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड समझ आ रही है ना, वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या वेरिएंस नॉर्मल भी हो रही है, तो इसका मतलब अक्रॉस जो चेंजिंग आ रही है वो सेम आ रही है। जो आपके पास कर्व बनेगी वो बेल शेप बनेगी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अगर आपके पास वेरिएंस में डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाए, स्क्यूड का मतलब है या उसकी टेल लेफ्ट साइड पे बढ़ जाए या उसकी टेल जो है वो राइट साइड पे बढ़ जाए, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती, वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो तब आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिमिलर टू अ काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पढ़नी है, अभी काय स्क्वायर को पढ़ना है हमने अभी उसमें हम समझेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो वो कहता है बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे आपके पास है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे। बट where the chi-square distribution deals with the degree of freedom with one set of variable, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका लेते हैं, वन सेट ऑफ वेरिएबल का लेते हैं chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। जबकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल लेवल ऑफ इवेंट हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। मल्टीपल हैविंग आपके पास मल्टीपल इवेंट हैविंग डिफरेंट इवेंट के लिए आपके पास इवेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टीपल लेवल ऑफ इवेंट्स के मल्टीपल लेवल ऑफ इवेंट हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और क्या रखते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हो गया कि आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, इस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और ये सिमिलर बिल्कुल वैसी है जैसे काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में है। और काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है कि वहां पे आपके पास सिंगल डिग्री आपके पास है, डील विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम विद वन सेट, कि वन सेट की डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डील करते हैं। जबकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या डील करते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ इवेंट्स हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं एफ स्टैटिस्टिक के। द डिनोमिनेटर इन द एफ स्टैटिस्टिक नॉर्मलाइज है, ये आपने पढ़ा हुआ ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो ऊपर वैल्यू जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक जो ऊपर वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर कहलाती है, और डिवाइडेड करके जो नीचे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? डिनोमिनेटर में। द डिनोमिनेटर इन द एफ स्टैटिस्टिक normalize or estimate of the variance assumption that h naught is true। क्या हम अज्यूम करते हैं कि h naught की वैल्यू क्या है? ट्रू है। h naught समझते हैं ना, नल हाइपोथेसिस कि डिनोमिनेटर इन एफ स्टैटिस्टिक में नॉर्मलाइज आवर एस्टिमेट। हमारा एस्टिमेट कब नॉर्मलाइज होता है और वेरिएंस का? जब हम अज्यूम करते हैं कि h naught क्या है? ट्रू है। अब हम सपोज करते हैं कि एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन आर सैंपल हैज 2 टाइम एज मच वेरिएंस एज वी वुड एक्सपेक्ट। कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें जो वेरिएशन सैंपल में कितने टाइम आ रही है? 2 टाइम आ रही है। और उस वक्त h क्या है? वर ट्रू होगा। इसी तरह अगर f2 है तो 2 टाइम है, अगर f10 है तो इसका मतलब है कि अजम्पशन में जो आपके पास सैंपल में जो वेरिएंस आ रही है वो 10 टाइम आ रही है। और उसके साथ ही हम कह रहे हैं कि वी वुड एक्सपेक्ट इफ h नॉट वर ट्रू, और उसके साथ हम ये भी अज्यूम करते हैं कि h नॉट क्या होगा? ट्रू होगा। 10 टाइम इज क्वाइट अ बिट मोर वेरिएंस देन वी वुड एक्सपेक्ट। लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि 10 दफ़ा जो वेरिएंस है ये बहुत ज़्यादा वेरिएंस है कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे। इनफैक्ट असल में फॉर डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, के डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर वैल्यू 4 से ज़्यादा हो नंबर ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री में, तो वी वुड रिजेक्ट h नॉट। तो फिर हम h नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये 10 ले तो ली है ना, और आपने ये भी कहा कि आपके पास h नॉट जो है वो ट्रू है, लेकिन वो कहता है कि नॉर्मली जो होता है कि 4 से ज़्यादा अगर वैल्यू हो डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो हम h नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं 5% लेवल पे विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 10, विद एन स्टैटिस्टिक एफ स्टैटिस्टिक ऑफ 10 में नॉर्मली हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो इसलिए इतना ज्यादा एफ की वैल्यू के ऊपर फिर हम नहीं जाते। अब हम समझते हैं कि वन वे एनोवा लॉजिक एंड प्रोसीजर। थोड़ा थोड़ा वन वे एनोवा के बारे में बताया हुआ कि इसकी लॉजिक क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या वन वे एनोवा इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। कि जो पहले इससे पहले जो टेस्ट बनाया गया था ना वो टी टेस्ट बनाया गया था, और वन वे एनोवा बेसिकली एक्सटेंशन है कि वो जो इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, एक टाइप है टी टेस्ट की, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट की जो एक्सटेंशन है बेसिकली वही आपके पास वन वे एनोवा है, यानी उसको मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो ये वन वे एनोवा बन गया। इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक बाय विच वी कैन टेस्ट विच इफ देयर 3 आर मोर मीन आर इक्वल। अगर 3 या 3 से ज्यादा मीन इक्वल आ रहे हों तो फिर आप ये टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी? वन वे एनोवा। If it tests if the value of a single variable differs significantly among 3 or more level of a factor। और इसमें हम क्या देखते हैं? टेस्ट करते हैं कि सिंगल वेरिएबल की वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही होती है 3 or more level of factor में। We can also say that one way ANOVA is a procedure of testing hypothesis। दूसरे लफ्ज में वो कहता है कि वन वे ANOVA के बारे में ये बताता है कि प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस दैट के पॉपुलेशन मीन आर इक्वल, कि के पॉपुलेशन तक का मीन आर इक्वल है। के क्या चीज है? के जर्नल वैल्यूज है, वो 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगी, एक नहीं होगी। ठीक है ना? कम से कम 2 होगी और फिर मोर देन 2 होगी। तो वो देखो के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इफ द पॉपुलेशन मीन, इफ it compare the mean of the sample or group in order to make inference about the population mean। कि जब हम हमने पहले भी बताया आपको कि ये जो टेस्ट हैं जितने भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के हैं ये पॉपुलेशन की इंटरप्रिटेशन के लिए ही हम नतीजा अखज़ करने के लिए करते हैं, और इन टेस्ट टी टेस्ट हो ये हो इन सब में मीन की वैल्यू लेके फिर हम डिफरेंस या जो भी चीज़ उसको देख रहे होती है मीन की बेस के ऊपर देखते हैं। पहले मीन निकालते हैं फिर मीन की बेस के ऊपर देखते हैं कि अफेक्ट मालूम हो रहा है या नहीं हो रहा।
स्पेसिफिकली इट टेल्स द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में जैसे बता रहा है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन डॉट 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 इज इक्वल टू μk। तो इसके डॉट 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 का मतलब क्या है कि इसमें μ4 भी आ सकता है, μ5 भी आ सकता है, μ6 भी आ सकता है, जितना भी मैक्सिमम आप k की वैल्यू रखना चाहें। k की वैल्यू 10 रख देंगे तो μ1 से लेकर इज इक्वल टू लगाते जाए μ10 तक आ जाए। k 5 रख दें तो μ1 से लेकर μ5 तक आ जाए। k 20 रख दें तो μ1 से लेकर μ20 तक चली जाएगी वैल्यू। तो वेयर म्यू इज इक्वल टू ग्रुप मीन, म्यू किसको शो करता है? ग्रुप के मीन को, और जबकि के किसको शो करता है? ग्रुप के नंबर को। स्लाइड कंटिन्यू है। इफ वन वे एनोवा यील्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट वी एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब वो कहता है कि अगर वन वे एनोवा का रिजल्ट सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है, सिग्निफिकेंट का मतलब है अफेक्ट हो रहा है, समझ आई ना बात? जब अफेक्ट होता है तो फिर नल हाइपोथेसिस नहीं आता। जब नो अफेक्ट होता है तो फिर आपके पास जो है जब नो अफेक्ट होता है तो फिर रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता, जब अफेक्ट होता है तो फिर रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है। अब देखो इस स्लाइड में उसने क्या कहा? सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो क्या एक्सेप्ट हुआ फिर आपके पास? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का सिंबल क्या है? HA, which states that there are two group mean that are statistically significant different from each other। और इससे ये पता चला कि दो ग्रुप हैं जिनको आप ले रहे हैं, जिनके मीन को दो ग्रुप मीन वो स्टैटिस्टिकली एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, यस, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। Here it should be kept in mind that one-way ANOVA cannot tell which specific group were statistically significant different from each other। लेकिन एनोवा में ये एक लिमिटेशन है जो आपने पिछली स्लाइड में भी पढ़ी और वहां भी हमने यही बात की है कि ये नहीं हम बता सकते कि कौन सा ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है दूसरे से। तो ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंट है दूसरे से या दूसरा डिफरेंट है पहले से, बस ये पता है कि दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। टू डिटरमाइन विच स्पेसिफिक ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अ रिसर्चर विल हैव टू यूज पोस्ट हॉक टेस्ट। तो ये वाली बात, ये वाली लिमिटेशन जो हमने एनोवा में पढ़ी, इस लिमिटेशन को भी अगर रिमूव करना हो और इस क्वेश्चन का भी जवाब लेना हो तो फिर आपके जैसे ज़हन में सवाल आता है कि ये तो फिर लिमिटेशन है, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर स्टैट के पास कोई टेस्ट है भी या नहीं है? तो स्टैट ये कहती है कि मेरे पास फिर इसके अल्टरनेट में पोस्ट हॉक टेस्ट है, जिसके ज़रिए फिर आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है दूसरे के हिसाब से। Continue a slide। as there is only one independent variable or factor in one-way ANOVA, so it is called single factor ANOVA। वन वे अनोवा में क्या है? सिर्फ ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हम इसको सिंगल फैक्टर एनोवा भी कहते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉमिनल लेवल का भी हो सकता है या ऑर्डिनल लेवल पे भी हो सकता है। नॉमिनल लेवल और ऑर्डिनल लेवल ये है लेवल ऑफ मेजरमेंट में आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल। तो ये आप यहाँ आपके पास दो हैं, या आप नॉमिनल लेवल होगा या फिर ऑर्डिनल लेवल का होगा। ऑल्सो देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस आर फार्मूलेटेड अबाउट द मीन ऑफ ग्रुप ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी तरह से एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो हाइपोथेसिस आप फार्मूलेट कर रहे हैं मीन के अबाउट ऑफ द ग्रुप ऑन किसके ऊपर करेंगे? ग्रुप ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर करेंगे। द डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट इंडिविजुअल ऑन सम क्वांटिटेटिव डायमेंशन। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं कि ऑन सम क्वांटिटेटिव डायमेंशन के तौर पर। अब हम पढ़ते हैं कि लॉजिक क्या है वन वे अनोवा के बिहाइंड, इसको यानी यूज करने की ना। द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द एनोवा यील्ड एंड एफ स्टैटिस्टिक। एनोवा में हम क्या यूज करते हैं मालूम करते हैं? एफ स्टैटिस्टिक्स। जस्ट लाइक द टी टेस्ट गेव अस टी स्टैटिक। जैसे टी हमें टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देती है, एनोवा हमें एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देती है। और एफ स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला हमने पीछे भी स्लाइड में पढ़ लिया है। द बेसिक फॉर्म ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स इज एम एस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई एम एस एरर।
अब ये जो MS किसका एब्रीविएशन है? M है मीन स्केयर, R द मीन ऑफ द स्केयर्स, M से मीन, S से स्केयर। तो ये MS क्या है? मीन स्केयर, जो भी आपका मीन आएगा उसका स्केयर ले लें, या फिर मीन द मीन ऑफ स्केयर्स। वाई इट इज कॉल्ड दिस विल बी मोर ऑब्वियस लेटर है, क्यों आप इसे है वाई इट इज कॉल्ड दिस विल बी मोर ऑब्वियस, इसको फिर हम देखते हैं विल बी मोर। प्रोसीजर फॉर यूजिंग एनोवा, प्रोसीजर क्या है एनोवा को यूज करने का? इन यूजिंग एनोवा मैनुअली वी नीड फर्स्ट, यानी मैनुअली, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑटोमेटिकली फार्मूला नहीं लगता अगर, तो आप इसको मैनुअली कैसे यूज करेंगे? बहरहाल आप तो आजकल तो इसकी ज़रूरत नहीं है मैनुअली करने की, जिद्दत आ गई है, बहरहाल आपके सिलेबस में है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये तो मैनुअली फिर स्टैटिस्टिक वाले लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बाकी नॉन स्टैटिस्टिक वाले लोगों को फिर साफ ज़्यादा जब बेसिक ज़्यादा बेहतर ना हो तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती होती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है उसको बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करें। इन यूजिंग एनोवा मैनुअली वी नीड फर्स्ट टू कंप्यूट अ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं टोटल, एंड देन पार्टीशन दिस वैल्यू इनटू टू कंपोनेंट। पहले सम ऑफ स्क्वायर ले लिया, फिर उसके बाद इस वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, बिटवीन ट्रीटमेंट एंड विद इन ट्रीटमेंट। बिटवीन ट्रीटमेंट क्या होती है और विद इन ट्रीटमेंट क्या होती है, इनकी स्लाइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। द एनोवा प्रोसीजर, अब एनोवा का एक प्रोसीजर है, 10 पॉइंट्स है, ये मैं आपको रीड कर देता हूं। दिस इज द 10 स्टेप प्रोसीजर फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले डाटा की डिस्क्रिप्शन बताएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन जैसे हमने 3 पढ़ी हैं उनमें से कोई एक अजम्पशन आपके पास आएगी। अलॉन्ग विद अजम्पशन वी रिप्रेजेंट द मॉडल फॉर ईच डिजाइन वी डिस्कस। तो जिस तरह की अजम्पशन होगी उसी तरह का मॉडल जो है वो डिजाइन डिस्कस होगा। उसके बाद हाइपोथेसिस का प्रोसेस करेंगे, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हैं हम करेंगे, जैसे एफ स्टैटिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट, फिर उसके जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने लगाई है उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप, हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नॉर्मल आती है, स्क्यूड आती है, क्या आती है, फिर डिसीजन रूल देखेंगे उसके, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। द रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिथम calculation will be summarized in a table called the analysis of variance table. The entries in the table make it easy to evaluate the result of the analysis. उसकी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में पैरा बना के बता दिया आपको। उसके बाद क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेंगे और उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे। क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है तो हम एक्चुअली अपने पॉपुलेशन को जनरलाइज करने के लिए उसके कंक्लूजन्स की बेस पे रिजल्ट जनरलाइज करते हैं। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन करेंगे पी वैल्यू को। इस तरह से आपका जो प्रोसीजर है एनोवा का वो मुकम्मल होता है। तो इनको इस स्लाइड्स को देख लीजिएगा। द टोटल सम स्क्वायर जो हमने पीछे पढ़ा टर्म, वो क्या है उसको फर्दर हम समझते हैं। इट इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर द इंटायर सेट ऑफ n स्क्वायर्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कंप्यूटेशनल फार्मूला फॉर SS। कि आपके पास जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर द इंटायर सेट, मुकम्मल सेट को हम जब क्या करते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं ऑफ n स्क्वायर है, सेट ऑफ n स्क्वायर, इट कैन बी कैलकुलेटेड कंप्यूटेशनल फार्मूला, और वो आपके पास क्या है SS। अब वो आपके उसमें दो वैल्यूज आती है ना, आपके पास एक आपके पास आती है विद इन और दूसरी बिटवीन है। सम ऑफ स्क्वायर विद इन का फार्मूला क्या है? ट्रीटमेंट SS within the sum of square inside each treatment can be calculated as SS within, SS से क्या बना? sum of square is equal to SS1 plus SS2, ऐसे जितनी वैल्यूज भी आपके पास आती जाएंगी है up to so on SSN, तो SS3 plus SS4 plus SS5 जितनी भी n की वैल्यू होगी, n 10 है तो 10 तक चलेगा, 8 है तो 8 तक चलेगा, 15 है तो 15, ये सारी वैल्यूज को फिर अब सिग्मा समेशन के साथ भी कर सकते हैं ना। इसका मतलब है सब का सम, अगर नंबर ऑफ वैल्यू सम आ रही हूं तो सारी सम को लिखने की बजाय सिग्मा और ए की वैल्यू लिख देते हैं, सिग्मा SS इनसाइड ईच ट्रीटमेंट आ गया आपके पास। दूसरी आपके पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट आ गया, तो बिटवीन ट्रीटमेंट का क्या फार्मूला है? SS ट्रीटमेंट इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा J सिग्मा I
और ये आपके पास है parenthesis स्टार्ड y हैट ij माइनस y बार ब्रेसेस है क्लोज का स्केयर आपके पास है। तो इस फार्मूले के तहत y की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास i और j दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से बिटवीन का फार्मूला लगा के एक वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। द सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट इज द सम ऑफ द स्केयर्ड डिस्टेंस फॉर ईच इंडिविजुअल, कि जो ईच इंडिविजुअल से जो डिस्टेंस आ रहा है उसका स्केयर लेके उनको सम कर लेंगे। है वो आपके पास क्या, प्रिडिक्टेड स्कोर फ्रॉम द ग्राउंड मीन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिडिक्टेड स्कोर आ जाएगा ग्राउंड मीन से। आल्सो कॉल्ड द सम ऑफ स्केयर बिटवीन एस एस बिटवीन, इसको ये भी कहते हैं सम ऑफ स्केयर बिटवीन या एस एस बिटवीन लिख देंगे। तो ये आपके पास था आपके पास एस एस टोटल निकालने का फार्मूला। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में आप पढ़ते हैं कि these टेस्ट should be used to identify where the difference in the mean lie in the null hypothesis in the one way ANOVA। कि आपके पास मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंस किसमें, इन द मीन, कि जो डिफरेंस आ रहा है मीन में वो कहां पे लाई कर रहा है, किसमें, नल हाइपोथेसिस में, और इन द किसके जरिए, वन वे एनोवा के जरिए, इज रिजेक्ट है, इन द वन वे एनोवा इज रिजेक्टेड। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज पेयर्स। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में क्या यूज करते हैं, पेयर्स ऑफ मीन यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई विच मीन्स आर डिफरेंट व्हाइल स्टिल accounting for the multiple testing problem mentioned previously by making adjustment to ensure an adequate significance level। अब वो बता रहा है कि आपके पास मल्टीपल टेस्ट यूज करते हैं पेयर ऑफ मीन के लिए, कि जो आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट वाइल स्टिल हैं एक्वायरिंग फॉर द मल्टीपल टेस्टिंग प्रॉब्लम्स। और उसके लिए कौन कौन से टेस्ट मिसाल के तौर पर वो बता रहा है, डॉनकन, SNK हैं, शेफ, डोनिट, LSD, बोनफेरोनी एंड टोके टेस्ट। अब इन सारे टेस्ट में से आपके पास वो कहता है कि हमारे कोर्स में हम टोके टेस्ट यूज करते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट के लिए। टोके टेस्ट क्या है, द टोके टेस्ट प्रोवाइड एसोसिएटेड पी वैल्यू फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईच पेयर ऑफ मीन। तो हमने पढ़ा था ना, हमने पी वैल्यू को भी हम समझेंगे ना। तो पी वैल्यू को टोके टेस्ट के जरिए किसके साथ एसोसिएटेड होता है, पी वैल्यू के साथ। और पी वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फॉर ईच पेयर ऑफ मीन का। This test will allow you to identify if the mean of any two of the k many means differ. The null hypothesis in this test assume that equality of the two mean being compared, equality of the mean being compared के लिए जो है आपके पास assume करने के लिए है, the null hypothesis in this test assume, null hypothesis को यूज करते हैं इन दिस टेस्ट, assume the equality of the two mean being compared। अच्छा, most of the multiple comparison method are mean to pair wise comparison of group mean to determine which are significantly from which others। The main purpose of most multiple comparison procedure is to control the ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल। ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। फॉर सम और टेस्ट सेट ऑफ इंटरफेरेंस परफॉर्म्ड एज अ फॉलो अप टू अनोवा। सम सेट ऑफ इंटरफेरेंस में हम क्या करते, परफॉर्म करते हैं, जब सम सेट ऑफ इंटरफेरेंस परफॉर्म्ड होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, एनोवा को। दिस ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी कंडीशनल ऑन ऑल द नल हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड बीइंग ट्रूड of rejecting at least one of them or equivalently of having at least one confidence interval not include the true value।
तो आपके पास जो नल हाइपोथेसिस टेस्ट है वो बीइंग ट्रू हो रहा है, इसका मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो एक जगह पे वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट भी हो रहा है। उसकी वजह से आपके पास क्या आ रहा है, वन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ट्रू वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। The various methods differ in how well they properly control the overall significance level and in their relative power. The various methods differ in how well they properly control, कि जिस हैं हाउ कैसे कैसे डिफर करते हैं, वो देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल को इन देयर रिलेटिव पावर के साथ। टू फुली अंडरस्टैंड ग्रुप डिफरेंस इन एन एनोवा, रिसर्चर मस्ट कंडक्ट टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकुलर पेयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ये रिसर्च में दो ही ग्रुप होते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जो जैसा था वैसे रहेगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, जिसके ऊपर आप अपना वो टेस्ट लगा कर देखेंगे ताकि उस पर देखेंगे वैल्यू चेंज आती कि नहीं आती कंट्रोल ग्रुप से। अ क्लास ऑफ पोस्ट हॉक टेस्ट दैट प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर एनोवा रिजल्ट आर कॉल्ड मल्टीपल कंपैरिजन एनालिसिस टेस्ट। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक एनोवा की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कि जिसमें हमने एनोवा को पढ़ा, एनोवा के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पेजेस पढ़े कि जिसमें हमने समझा कि एनोवा के मुख्तलिफ एंगल से कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एनोवा की टाइप्स को पढ़ा, फिर अजम्पशंस पढ़ी वन वे एनोवा की, और फिर हमने इसी तरह से जो है लॉजिक एंड प्रोसीजर्स पढ़ा और मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ा। इसके साथ ही आपसे इस स्लाइड के लिए इजाज़त चाहूँगा।